बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का पार्ट 5 तक कर लिया था, तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6 है। पार्ट 6 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है और पार्ट 6 का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट n square is greater than or equal to 3n plus 5 for all positive integer n is greater than or equal to 5। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शंस है उसके जरिए, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके जरिए आपने ये साबित करना है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n प्लस 5। ये जो स्टेटमेंट है ये तमाम उन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो n से ग्रेटर देन है 5 या n के इक्वल टू 5 है, उन सब के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी हमने क्या प्रूव करना है, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n प्लस 5 फॉर ऑल n दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आपने अपनी बुक के अंदर स्टूडेंट जो मैथमेटिकल इंडक्शंस पढ़ा है उसमें मैथमेटिकल इंडक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के 3 स्टेप्स होते थे। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको क्या होता था, वो ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to 1। यानी हमने ये चेक करना होता है क्या जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n is equal to 1 के लिए। अगर n is equal to 1 के लिए ट्रू हो जाए तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। स्टेप 2 क्या होता है कि स्टेप 2 ये होता है कि हमारे पास कि हमने सपोज करना होता है, यानी अज्यूम करना होता है कि फॉर n is equal to k, यानी where k is any number, यानी k कोई सा भी नंबर हो सकता है, that is greater than क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि 1 से बड़ा होगा। Suppose for n is equal to k the given statement is true। यानी हमने ये सपोज करना है, ये फर्ज करना है, ये अज्यूम करना है कि n is equal to k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट आपके पास है वो ट्रू है, यानी वो सही है। अब हमारे पास फिर इसके बाद स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 को हमने प्रूव करना होता है स्टेप 2 के जरिए। क्योंकि स्टेप 2 में हमने सपोज किया है कि फॉर n is equal to k जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन फार्मूला है वो ट्रू है, यानी वो सही है। अगर उसके लिए सही है तो फिर हमने चेक करना है कि चेक क्या करना है। स्टेप 3 में चेक ये करना है कि फॉर n is equal to k plus 1, यानी k से जो अगला डिजिट होगा, जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, k plus 1 होगा। क्या k plus 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है। चेक फॉर n is equal to k plus 1 whether the given statement is true or not, whether the given statement is true or not। यानी हमने ये चेक करना है फॉर n is equal to k plus 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है। अगर n is equal to k plus 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर हम कहेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n, यानी ये तमाम n के लिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब के लिए ये ट्रू होगी अगर स्टेप 3 भी ट्रू होता है। अब हम यहाँ पे ये जान रखें स्टूडेंट, स्टेप 3 को हम प्रूव करते हैं स्टेप 2 का यूज करते हुए, यानी जो स्टेप 2 है उसका यूज करते हुए हमने स्टेप 3 को प्रूव करना होता है।
अब हमारे पास यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n प्लस 5 है। हमने मैथमेटिकल इंडक्शंस के जरिए इसका प्रूफ करना है। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है? स्टेप 1 हमारे पास ये होता है कि फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने चेक करना होता है वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। लेकिन यहाँ पर n के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, वो क्या है? n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। तो इट मींस के अब हम यहाँ पर जो n है वो क्या चूज करेंगे? स्टेप 1 में आमतौर पे जो यूजुअली हम अगर हमारे पास n के ऊपर कोई कंडीशन ना हो तो फिर n हम रखते हैं 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है, तो अब हम n इज इक्वल टू 1 की जगह स्टेप 1 में क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 5 रखेंगे और चेक करेंगे क्या n इज इक्वल टू 5 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है। तो n हमने 5 रखा है, तो ये 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3n प्लस 1 है, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 5 15 प्लस 5 क्या होता है? 20 होता है। तो इट मींस कि हमें पता है कि 25 इज ग्रेटर देन 20 विच इज ट्रू, यानी जो कि आपके पास क्या है? ट्रू है n इज इक्वल टू 5 के लिए, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 5। अब हमने स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि स्टेप 2 में हमने कोई सा भी नंबर लेट करना है और उसको क्या सपोज करना है? के, यानी अब हम अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर k इज एनी नंबर। जो k है वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे k 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो हमने स्टेप 2 में क्या सपोज किया कि n इज इक्वल टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है? n स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n प्लस 5 है। तो इसमें हम n स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? k स्क्वायर रखेंगे। k स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3k प्लस 5 होगा, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दिस इज आवर सपोजिशन। अब हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है? चेक करना है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी क्या जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, ये चेक करना है। स्टेप 3 को आपने प्रूफ करना है बाय यूजिंग स्टेप 2, यानी स्टेप 3 का प्रूफ होगा स्टेप 2 को यूज करते हुए, जिसमें हमने सपोजिशन की है। तो अब हम स्टेप 3 लेते हैं। तो स्टेप 3 में हमने n क्या सपोज करना है? n सपोज करना है k प्लस 1 के लिए ये बात ट्रू है कि नहीं है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n प्लस 5। अब स्टूडेंट इसके लिए आपने जो स्टेप 2 है इसको आप 1 का नाम दे दें। स्टेप 3 का प्रूफ करने के लिए आपने 1 के दोनों साइड पे, यानी 1 में जो इनइक्वालिटी है इसके दोनों साइड पे 2k प्लस 1 को ऐड करना है, यानी ऐड 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी 1। जो 1 है उसके दोनों साइड पे 2k प्लस 1 ऐड करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर में भी 2k प्लस 1 ऐड करना है। राइट हैंड साइड पे आपके पास 3k प्लस 5 है, तो इसके साथ भी 2k प्लस 5 को क्या 2k प्लस 1 को क्या करना है? ऐड करना है। किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि हाँ ये याद रखें कि जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहाँ पे 2k प्लस 1 हमने इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड किया, तो 2k प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि जो n है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब है k तो
कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी के 6 भी चूज कर सकते हैं, 7 भी चूज कर सकते हैं। तो अगर के को 5 से ग्रेटर देन कोई नंबर रखेंगे, जैसे लेट्स सपोज 7 रखेंगे, तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2k + 1 इज पॉजिटिव बिकॉज k इज ग्रेटर देन 5 है, क्योंकि k 5 है, क्योंकि स्टेप 1 में हमने n = 5 ले लिया था। तो अब इससे बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं। अब इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन है k² + 2k + 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आपके पास 3k + 2k क्या होगा, 5k + 6 होगा। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी इस फॉर्म में लेके आना है, n² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n + 5 की फॉर्म में लेके आना है। और यहाँ पे याद रखना कि n किसके इक्वल है, n इक्वल है k + 1 के इक्वल है। तो इट मींस के राइट हैंड साइड पे भी हम k + 1 की फॉर्म बनाना चाहेंगे, ताकि हम k + 1 की जगह क्या पुट कर सके, n पुट कर सके। उसके लिए देखें, इस 5k को मैं 3k + 2k और 6k को मैं लिख सकता हूं 3 + 3 लिख सकता हूं, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास k + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3k + 3 को एक साथ लिखें और ये 2k + 3 को एक साथ लिखें, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास k + 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3k + 3 में 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये k + 1 होगा, और यहाँ पर ये 2k + 3 में अगर हम +5 भी करें और -5 भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये 3 × k + 1, और ये जो +5 है इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, और जो बाकी टर्म्स हैं 2k + 3 - 5 ये किसके इक्वल होगा, 2k - 2 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई करने से ये k + 1 होल स्क्वायर इंटू 3k + 1 + 5 को हमने ब्रैकेट में लिखा, +2 इंटू इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये k -1 आएगा। अब यहां पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी n² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n + 5 है। अब यहाँ पे देखें, ये जो k + 1 होल स्क्वायर है ये इन दोनों के सम से बड़ा है, यानी इन दोनों के सम से बड़ा है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो k - 1 है, where k - 1 इज पॉजिटिव, क्यों है -1 पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि k हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। अगर k को ग्रेटर देन 5 रखेंगे यानी k 5 से बड़ा होगा, तो इट मींस कि फिर k - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि k अगर लेट्स सपोज 6 रखेंगे, 6 - 1 क्या होता है 5, k अगर 100 रखेंगे तो 100 - 1 क्या होता है 99 होता है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूं कि 9 इज ग्रेटर देन 5 + 3, यानी 9 जो है वो 5 + 3 से बड़ा है, यानी इन दोनों पॉजिटिव नंबर के सम से 9 बड़ा है। तो इट मींस कि फिर 9 5 से भी बड़ा होगा और 9 3 से भी बड़ा होगा। अगर 9 जो है 5 और 3 के सम से बड़ा है तो फिर दोनों नंबर से इंडिविजुअली हर हाल में क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इट मींस के बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर k + 1 होल स्क्वायर इन दोनों एक्सप्रेशन के सम से बड़ा है तो फिर k + 1 इज ग्रेटर देन 3k + 1 + 5 से भी होगा, और k + 1 होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 × k - 1 से भी बड़ा होगा। तो हमें इस इनइक्वालिटी की जरूरत है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहां से k + 1 आपने क्या सपोज किया था, शुरू में जो थर्ड स्टेप है उसमें
k+1 को सपोज किया था n, तो इस k+1 की जगह अगर हम n स्क्वायर रखें तो ये n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3k+1 है, तो k+1 को हमने थर्ड स्टेप में क्या सपोज किया था n+5 आएगा, तो विच इज ट्रू फॉर ऑल n, यानी जो कि ये साबित कर रहा है कि तमाम n के लिए फॉर ऑल n दैट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी उन तमाम n के लिए जो 5 या 5 से बड़े हैं सब के लिए ये बात ट्रू है। तो इस तरीके से हम इस अब पार्ट 6 का सेकंड पार्ट है फाइंड अ कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स होल पावर 10 है, यानी इस एक्सपेंशन के दौरान जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया ये आपकी बुक का जो है यूनिट 7 है बाइनोमियल एक्सपेंशंस का, वहां से ये आया कि बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या होती थी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो नंबर है a प्लस बी होल पावर n है और इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, तो हम जब भी a प्लस बी होल पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करते हैं। उसमें क्या था कि उसमें फर्स्ट टर्म होती थी n0x a पावर n इंटू b पावर 0 प्लस n1 a पावर n माइनस 1, यानी a की पावर कम होती जाती है और b की पावर 1 इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट में n2, यानी दिस इज द कॉम्बिनेशन, n0 कॉम्बिनेशन n1 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, n2 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो कि आपने यूनिट 6 में पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस का चैप्टर था, वहां पर हमने कॉम्बिनेशंस को बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। तो ये a पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगी वो n होगी, a पावर 0 b पावर n होगी, या इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं nc0 a पावर n b 0 और nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी वो ncn a पावर 0 b पावर n होगी। तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म होती है उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है बुक में, यानी जनरल टर्म का फार्मूला होता है tr+1 इज इक्वल टू nr इंटू a पावर n माइनस r इंटू b पावर r होता है। दिस इज द जनरल टर्म फार्मूला फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। यानी हमने यहाँ पे देखें tr+1 क्यों लिया है, ये जो आपके पास n0 है यहाँ पर r0 है, इसी तरीके से यहाँ पर r1 है, यानी ये सेकंड फर्स्ट टर्म को हमने 0 कह दे रहा है, फर्स्ट टर्म में r0 है, सेकंड टर्म में r1 है, थर्ड टर्म में r2 है और फोर्थ लास्ट टर्म में r1n है, यानी आपने n कॉम्बिनेशन विद r वो क्या होती थी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होती थी। यानी आप इसका मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट में आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और आप एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट लेके उनकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, इस तरीके से होंगी। और इसको हम यहाँ पे जनरली अगर बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन है उसकी जनरल टर्म को अगर हम लिखें तो वो क्या होती है tr+1 nr इंटू a पावर n माइनस r होती है। जैसे यहाँ पर a पावर n है, यहाँ पर r1 है तो a पावर n माइनस 1 था, तो ये r1 है, तो इसलिए r की जगह यहाँ पे 1 लिखा, a पावर n माइनस 2 है और r क्या है यहाँ पे 2 है, तो और b स्क्वायर होता है तो b पावर r लिखा है, तो जैसे यहाँ पे r2 है तो b पावर 2 है। तो दिस इज द जनरल टर्म फार्मूला ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम इस जनरल टर्म के फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, जो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस,
यानी इसकी कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है आपने। इसकी एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसको फाइंड करना है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगी जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी x नहीं आएगा किसी टर्म के अंदर, तो दैट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन कहलाएगी। अब उस कांस्टेंट टर्म को फाइंड करने के लिए एक मेथड ये है कि हम इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो वो लंबा केस हो जाता है, या हम इसको क्या करें, जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए डायरेक्ट वो कांस्टेंट टर्म को फाइंड करें। तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पर इस एक्सपेंशन के अंदर a क्या है, a आपके पास है 2√x है, b क्या है, b आपके पास है 3/4√x है, और n क्या है आपके पास 10 है। यानी अगर मैं इसको a प्लस बी होल पावर n से कंपेयर करता हूं तो यहां पर a आपके पास ये आ रहा है 2√x आ रहा है, b 3/4√x है, और n क्या है 10 है। तो हमने r फाइंड करना है कि r मींस कि अगर r हमारे पास आ गया तो r इस तरीके से फाइंड करना है कि दैट शुड बी कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन होनी चाहिए। अब इसको हम लिखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को इस जनरल टर्म में। तो n r है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, और r हमने फाइंड करना है। a हमारे पास क्या है 2√x है, तो ये a की जगह 2√x आएगा, पावर n माइनस r है तो 10 माइनस r आएगा, इंटू b आपके पास है 3/4√x है, और इसकी पावर क्या आएगी r आ जाएगी, b पावर r है। तो इस तरीके से हम जनरल टर्म में ये वैल्यूज पुट करेंगे और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10r तो एज इट इज आ जाएगा आपके सामने, और ये 2√x होल पावर 10 माइनस r आ रहा है, तो ये 2 पावर 10 माइनस r इंटू √x पावर 10 माइनस r आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी पावर को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये 3 पावर r डिवाइडेड बाई 4 पावर r इंटू √x पावर क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो दैट विल, यानी हमने इसकी पावर्स को सेपरेटली लिख लिया है। अब tr+1 इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r, तो ये आपके पास 2 पावर 10 माइनस r इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये भी √x है, ये भी √x है, और हमें पता है कि दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, जैसे a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, और अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे बेस √x है और यहाँ पे भी बेस √x है, और इसकी पावर 10 माइनस r है और इसकी पावर r है। तो इस मीन्स के मैं इनको लिख के, यानी बेस को एक दफा लिखूंगा और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 माइनस r से r को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी जो 3 पावर r डिवाइडेड बाय 4 पावर r को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। मजीद सिंप्लीफाई करने से जो जनरल टर्म आएगी वो आएगी tr+1 इंटू 10 कॉम्बिनेशन r, ये 2 पावर 10 माइनस r है, ये 2 पावर 2 इंटू r क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जस्ट 2 पावर 2r लिखते हैं, तो ये 2 पावर 10 माइनस r में से 2r माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बेस क्या है, सेम है, और इंटू 3 पावर r को हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो √x पावर 10 माइनस r को मैं 10 माइनस 2r लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये tr+1 इज इक्वल टू 10r इंटू 2 पावर 10 माइनस 3r इंटू 3 पावर r इंटू √x को आप x पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 10 माइनस 2r में अगर 2 को कॉमन ले लें तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो 5 माइनस r होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा। तो इट मींस के tr+1 किसके इक्वल आएगा, 10r 2 पावर 10 माइनस 3r इंटू 3 पावर r इंटू x पावर 5 माइनस r आ जाएगा। अब हमने
ये चेक करना है कि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था कि फाइंड अ कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी इसकी एक्सपेंशंस में आपने कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म मींस कि कौन सी टर्म होगी, यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म, कौन सी टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, ये हमने फाइंड करना है। और कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें x नहीं हो, यानी वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। और अब हमें पता है कि यहाँ पर x की पावर क्या आ गई है, 5 माइनस r आ गई है, तो इट मींस कि इस x को 1 के इक्वल होगा, तो तब ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। और ये x 1 तब आ सकता है फॉर कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए हमने इस x की जो पावर है 5 माइनस r उसको लेट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल लेट करना है। अगर 5 माइनस r 0 के इक्वल होगा तो फिर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इट मींस कि इस जनरल टर्म में हम लोग r की जगह 5 पुट करेंगे, तो ये tr प्लस 1 था तो 5 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 10, 6 आ जाएगा r की जगह। और 10 माइनस 3r है तो 3 2 ज़र 3 5 ज़र 15, तो 10 माइनस 15 क्या होता है, माइनस 5 होता है। इसी तरीके से 3 पावर r है तो 3 पावर r की जगह क्या पुट करेंगे, 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस r को हमने क्या लेट किया है, 0 के इक्वल लेट किया है, तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि जो कांस्टेंट टर्म होगी ये आपके पास t6 आ जाएगा, तो 10 6 और 2 पावर माइनस 5 इंटू 3 पावर 5। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो t का सबस्क्रिप्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इट मींस के 6 टर्म्स विल बी द कांस्टेंट टर्म, यानी इसके एक्सपेंशन में जो 6 टर्म होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। और उस टर्म को भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय सिंप्लीफाइंग। हमारे पास t6 किसके इक्वल आ गया, t6 इक्वल आ गया है 10 कॉम्बिनेशन 6 2 पावर माइनस 5 इंटू 3 पावर 5 आ गया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 10 कॉम्बिनेशन 6 को आप कैलकुलेटर के जरिए 10c6 की वैल्यू फाइंड करें, 2 पावर माइनस 5 को 1 और 2 पावर 5 लिख सकते हैं, 3 पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इसको आप खुद से कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें, जो टर्म आएगी दैट विल बी द 6 टर्म होगी। और वो टर्म कौन सी टर्म कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 7 है, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 which crosses x-axis at -8 and 0 and 4 and 0 and a point -2 and -6 lies on it। आपसे कह रहा है स्टूडेंट एक इक्वेशन आप पैराबोला फाइंड करनी है जिसकी फॉर्म ये है ax square plus bx plus c is equal to 0। इस टाइप की इक्वेशन आप पैराबोला है वो फाइंड करना है। और गिवन ये है कि वो इक्वेशन आप पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है एट -8 and 0, यानी इस पॉइंट पे क्रॉस करती है, एंड 4 and 0 और इस पॉइंट पे क्रॉस करती है। और एक और पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट से -2 और -6 है, जो कि उस पैराबोला के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये देखना है कि आपके बुक में है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्रॉसेस एक्स एक्सिस, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट P and 0 and Q and 0 is given by, यानी अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को इन कोऑर्डिनेट्स पे क्रॉस कर रही हो P and 0 and Q and 0, तो उसकी फॉर्म ये होती है y is equal to a into x minus p into x minus q होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैं कहीं पर P and 0 कंसीडर करता हूँ इस पॉइंट को, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है।
तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं p एंड 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं q एंड 0। लेट्स सपोज इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स, तो फिर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, अगर कोई पैराबोला इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करती है, यानी p इस पॉइंट a को कहां पे क्रॉस करती है एट कोऑर्डिनेट p एंड 0 और इस पॉइंट b को कहां पे क्रॉस करती है q एंड 0 पे। पॉइंट a और पॉइंट b जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो फिर ये जो आपके पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी y is equal to a into x minus p into x minus q होगी। ये पैराबोला स्टूडेंट डाउनवर्ड ओपन भी हो सकती है, अपवर्ड ओपन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो ax स्क्वायर में जो a है वो क्या है। अगर ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ओपन होगी अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ओपन होगी डाउनवर्ड। तो इस मींस के हमने यहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रही है क्वेश्चन में, -8 एंड 0 एंड 4 एंड 0 पे। इट मींस कि जो कोऑर्डिनेट्स है p एंड 0 वो आपके पास है -8 एंड 0 है, और जो कोऑर्डिनेट्स है q एंड 0 जहां पर एक्स एक्सिस को ये पैराबोला क्रॉस करती है वो है 4 एंड 0। और जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, ये कह रहा है ये पॉइंट P जो है ये इस पैराबोला के ऊपर कहीं पे लाई करता है। लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंट P लेता हूं, दैट लाइज ऑन पैराबोला -2 एंड 6 विल बी लाई ऑन पैराबोला। तो पहले हम जरा जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या है, y is equal to a into x minus p into x minus q है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो y is equal to a आपके पास क्या है, आपने a फाइंड करना है, p आपके पास देखें क्या है -8 है, तो x -8 पुट करेंगे इंटू x माइनस q है, तो q आपके पास क्या है 4 है, तो इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आएगा, a इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा। यहां से a इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4 किसके इक्वल होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और -4x होगा प्लस 8x होगा -32 आएगा। 8 4 क्या होता है 32 होता है। तो इट मींस के y किसके इक्वल आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 4x क्या होता है प्लस 4x -32 आएगा। अब हम स्टूडेंट किसी भी तरीके से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 एंड -6 है। ये जो पॉइंट जो है ये इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो फिर ये पॉइंट इस इक्वेशंस को हर हाल में सेटिस्फाई करेगा। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन पॉइंट है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है वो -2 एंड -6 है, लाइज ऑन गिवन पैराबोला है, यानी इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो इट मींस के इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, और ये हर हाल में जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, y is equal to a into x square plus 4x minus 32, या इसमें पुट कर ले y is equal to a into x plus 8 into x minus 4। तो यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड -6 है। इट मींस के x -2 है, y क्या है -6 है। तो इधर हम y की जगह क्या पुट करेंगे -6, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे -2, तो ये -2 प्लस 8 होगा, x -4 है तो -2 -4 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी -6 इंटू -6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो a विल बी इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 36 होगा, तो विच इज -1/6 आएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/6 आ जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x -32 आ जाएगा। तो इट मींस के यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने से -1/6 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -4/6 x -32
बाई 6 माइनस माइनस प्लस होता है। तो इट मीन्स के अब हम यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 3 6, तो it means के that will be minus 1 by 6x square minus 2 by 3x plus 16 by 3 will be the parabola whose which crosses minus x-axis at minus 8 and 0, 4 and 0, and the point minus 2 and minus 6 lie on this parabola। और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर x square का कोफिशिएंट क्या है, -1 by 6 है, which is नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि ये जो पैराबोला है ये ओपन हो रही है, कहाँ पर, डाउनवर्ड ओपन हो रही है। तो जब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगी, और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो फिर पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो अपवर्ड होगी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी। अब पार्ट 7 का सेकंड पार्ट है, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to 3x minus 1 divided by x plus 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। यानी एक फंक्शन आपके सामने डिफाइन हुआ है। फंक्शन क्या है कि f of x is equal to a 3x minus 1 divided by x plus 1 है। आपने इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो याद रखें इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इसकी हम ज्योमेट्रिकल जो फिगर है उस तरीके से बनाते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y है। Here x is the domain of function f, यानी जो x है that is domain है, और जो y है ये क्या है, रेंज है। और जो इनवर्स फंक्शन होता है स्टूडेंट वो आपके पास इक्वल होता है कि y इज, अगर इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x हो तो देन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होता है। यानी अगर आपके पास कोई गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो उसके इनवर्स फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। इट मींस के जो इनवर्स फंक्शन होता है वो होता है फ्रॉम y टू x होता है। इसका मतलब है कि f इनवर्स की रेंज डोमेन y होती है और f इनवर्स की रेंज जो होती है वो x होती है। इट मींस के जो f की डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज होती है, और जो f की रेंज है वो f इनवर्स की क्या होती है, डोमेन होती है। इसका मतलब है कि हम इस गिवन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, और फिर उसकी डोमेन को फिर हमने f इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो f इनवर्स की रेंज होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो f इनवर्स की डोमेन होगी। तो पहले हम जरा इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं। तो डोमेन हमने इस तरीके से फाइंड करनी है कि याद रखें कि हियर x इज डोमेन, जो x की वैल्यूज होंगी वो डोमेन होंगी, और डोमेन हमने कहां से लेनी है, रियल नंबर से लेनी है। यानी जो रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हैं, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। मैं अगर एक लाइन ड्रा करूं, इसको 0 कहूं, तो 0 के राइट साइड पे जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे अप टू इंफिनिटी, और 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इसके ऊपर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो आपके सामने नजर आ रहे हैं दीज आर इंटीजर्स, और इसके अलावा 0 और 1 के दरमियान भी इनफिनिट मैनी नंबर्स होते हैं, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 1 और 2 के दरमियान भी इनफिनिट मैनी रियल नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन को अगर चूज करना है तो सेट ऑफ रियल नंबर में से चूज करना होता है, लेकिन हम किसी भी फंक्शन की डोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर से इस तरीके से चूज करते हैं
कि उन रियल नंबर्स को सेट ऑफ डोमेन में रखते हैं जिनके लिए गिवन फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो। तो यहां पर देखें x डोमेन है, तो x की वैल्यू हमने इस रियल नंबर से ऐसे चूज करनी है कि उनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो। तो हम यहां पर लेट्स सपोज x की जगह में अगर फर्ज करें -1 पुट करता हूं, तो ये f ऑफ -1 रेंज क्या होगी, फिर 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 होगी। तो ऊपर तो आपके पास -4 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नंबर अनडिफाइंड होता है, यानी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपका जो कैलकुलेटर है वो भी क्या करता है, एरर दे देता है। तो इट मींस कि इट इज अ अनडिफाइंड नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर डोमेन में हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो उसके लिए जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इट मींस कि डोमेन में से हमने यानी रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से इस नंबर को -1 को एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा। इनके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं -1 के अलावा वो सारे इसके डोमेन में आएंगे। तो इट मींस कि रियल नंबर में से -1 को हमने क्या करना है, निकालना है। तो बाकी सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसकी रेंज चेक करनी है, तो रेंज चेक करने के लिए स्टूडेंट की रेंज क्या होगी, उसके लिए आपने जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन लिखना है। जैसे आपके पास ये f of x is equal to 3x minus 1 डिवाइडेड बाई x plus 1 है, तो हमें पता है कि y is equal to क्या होता है, f of x होता है। तो इट मींस कि f of x की जगह अगर हम y पुट करें तो y is equal to 3x minus 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, x plus 1 होगा। अब इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हम इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर y is equal to f of x हो तो फिर x is equal to f इनवर्स ऑफ y होता है। तो इट मींस कि x को इन टर्म ऑफ y लिखना चाहें तो x plus 1 सेकंड साइड पे जाएगा, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से yx plus y is equal to 3x minus 1 आएगा। तो यहां से आपके पास yx minus 3x is equal to minus y minus 1 आएगा। तो इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो y minus 3 होगा, माइनस y माइनस 1 होगा। तो यहां से x is equal to क्या आएगा, माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 3 आएगा। तो अब इस फंक्शन में हमारे पास x जो है दैट इज रेंज है और y जो है वो डोमेन है, यानी ये आपके पास x क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ y आ गया। इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y। अब हम चेक करेंगे कि f इनवर्स ऑफ y की डोमेन क्या है। f इनवर्स ऑफ y की डोमेन फाइंड करने के लिए, यानी जो डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ y है वो किसके इक्वल आएगी, ये चेक करने के लिए हम जरा डिनोमिनेटर में देखेंगे कि f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आ रहा है, माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 3 आ रहा है। इट मींस के ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा फॉर y इज इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि y की जगह 3 पुट करें तो इधर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इट मींस के इधर आपके पास रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करना होगा, 3 को माइनस करना होगा। तो इसका मतलब है कि जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो गिवन फंक्शन की रेंज होगी। तो रेंज ऑफ f ऑफ x क्या होगी, रियल नंबर में से 3 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब आपसे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो इसका मतलब है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डोमेन ऑफ f ऑफ x होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x होगी। अब हमारे पास यहाँ पे डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या आ गई है, रियल नंबर माइनस 1 आ गई है। तो इट मींस कि फिर और रेंज ऑफ f ऑफ x क्या आ गई है, रियल नंबर -3 आ गई है। तो ये जो आपके पास रेंज ऑफ f ऑफ x है दैट विल बी डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x होगी। रियल नंबर में से सेट 3 को माइनस करेंगे
और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगी वो क्या होगी, वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या थी, रियल नंबर -1 थी, तो दैट विल बी रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगी। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं किसी भी इनवर्स फंक्शंस की। तो यहाँ तक देख लें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको अटेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।